हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले हम घटना चक्र में जो करा चुके हैं, बिहार का इतिहास करा चुके हैं, बिहार का जनगणना, बिहार का भूगोल और साइंस का तीनों, यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों करा चुके हैं। और इसके बाद केंद्र बजट और बिहार का बजट सर्वे दोनों का करा चुके हैं। एडिटोरिया से ही कराए हुए हैं, एमसीक्यू में है। अगर आप देखे नहीं तो जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिटेल देखिए, इसमें डिटेल जो होता है ना, आप लोग को कोई सारा डिटेल नहीं पढ़ना होता है, सब प्रश्न का डिटेल नहीं पढ़ना होता है क्योंकि रिपीटेड होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे कि आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसमें हम नहीं बताएंगे क्योंकि डिटेल बताने में वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बहुत लोग को पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, हम बस प्रश्न उत्तर बताएंगे ताकि आप लोग का एग्जाम पास हो, तो आप लोग को स्किप करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, इसका भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसका आंसर हुआ डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर होगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। ये देखिए, लुसेंट में ही सारा दिया हुआ है, सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना गया है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बने इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य एवं सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट, किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, लोथल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका आंसर होगा बी, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा बी, लोथल। देखिए, ये लुसेंट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको, अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप नहीं पढ़ेंगे तभी भी चल जाएगा, और एसआई का एग्ज़ाम दे रहे तो उसके लिए भी। लेकिन अगर आप 69th बीपीएससी या बीपीएससी सीडीपीओ का दे रहे तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन पीटी के लिए अगर आप नहीं पढ़े हैं, अब कम टाइम है, तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, और अरिहंत की जो आती है बुक एनसीईआरटी क्विज करके, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर होगा ए, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। ये सब स्थल कहाँ पर है, किस नदी का पुराना नाम क्या था, ये सब पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। ये लुसेंट में दिया है प्रश्न। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों होगा तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा था ये, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, यानी बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। बीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसॉन्ग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कहाँ पे बनी है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट,
किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों होगा तो आंसर देख लेते हैं डिटेल। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथिम गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, डिटेल से क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? आंसर होगा बनवाली। निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है तो बनवाली। अब हल किससे क्या होता है? हल को बनाया जाता है तो इसको बनवाली कर लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में। इसको भी हम ट्रिक से याद किए थे कि खेत की मिट्टी किस रंग की होती है, तो लमसम काली टाइप की समझ जाइए, ग्रे कलर की समझिए, काली रंग की होती है देखने में। तो काली मिट्टी जो होती है इस तरह से हम समझे थे, तो आप लोग समझ सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, बस याद ही तो करना है, माइंड में दिमाग में बैठाना है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी ए स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें और नीचे दी गई सूचियों को कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। नवपाषाणकालीन स्थल, इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका डिटेल ही देख लेते हैं कि उत्तनूर कहाँ है? तेलंगाना। उत्तनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुप्तकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को यानी कोड्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो महाजनपद है, महाजनपदों की राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लूसेंट में है, आप लोग देख लीजिएगा और इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। महाजनपद एवं राजधानियाँ, मल्ल राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा। मल्ल की राजधानियाँ कहाँ थी? कुशीनारा। अंग की चंपा, गांधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। मल्ल की राजधानियाँ कुशीनारा, अंग की चंपा हो जाएगी, गांधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर परुसड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुसड़ी रावी नदी के तट पर, ये लुसेंट में दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? आंसर ई सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि नहीं है। देख लीजिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर डिटेल देख सकते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? इसका आंसर होगा श्री रुद्रदामन ने कराई थी। नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? आंसर होगा गुप्त कला। आंसर हो जाएगा इसका बी, गुप्त कला, गुप्त कला। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ये सब लूसेंट में दिया हुआ है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र की किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा लेकिन अब इजी हो गया तो बार बार नहीं पूछेगा। अब इजी हो गया तो अब टफ क्वेश्चन आने लगा तो ये नहीं पूछेगा शायद। अब ये पूछ सकता है कि इसके रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र थे। और यह मंत्र ऋग्वेद के चौथे मंडल में तो तृतीय मंडल में वर्णित है। तीनों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सबको मालूम है, वैशेषिक ने किया। एक क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो ये देख लीजिएगा, ये सब लूसेंट में दिया हुआ है।
नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सबको मालूम है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख के जाइएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। लूसेंट में सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर होगा पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल था। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर होगा 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर सी होगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करता। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर सी होगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। बहुत ओल्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार, तो ये हम सब लोग को याद हुआ है, सब लोग को याद है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। इससे कई बार क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग देख के जाइएगा। और त्रिरत्न जो होता है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जरूर दोनों आपस में आमने सामने उसको लिख लीजिएगा बगल, जैसे कि कॉलम बना के दोनों का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब मिलता नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, आत्मदमन। आत्मदमन समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो आंसर होगा यानी पंचम और खष्टम, सी भी होगा, डी भी होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। वेन सॉन्ग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए थे। वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों के विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। देख लीजिए आप लोग, दोबारा रिपीट क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए हुआ था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ था? इसका आंसर होगा आजीविकों के रूप में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। देखिए इसका एनसीईआरटी में भी दिया, लूसेंट में भी दिया है, आप देख सकते हैं इसको। लेकिन अब जैसा क्वेश्चन बीपीएससी में सीडीपीओ में पूछ रहा है, लूसेंट से तो नहीं बन सकता है, एनसीईआरटी से ही देख सकते हैं। हाँ, लूसेंट से कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वही सब है, वन लाइनर में दिया है, इसमें फैक्ट, उसमें डिटेल दिया है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आंसर होगा मक्खिली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खिली गोसाल। देखिए बीपीएससी में संस्थापक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, देख के जाइएगा आप लोग। अब पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर
पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर होगा उदयन द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आंसर होगा डी, उदयन ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने। नेक्स्ट, इसमें दिया है मिलान करने के लिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसका आंसर ताम्रपाषाण युगीन स्थल, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। अब देखिए नदियां और वर्तमान स्थल भी पूछता है, इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ताम्रपाषाण युगीन स्थल क्या है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां, मतलब इस स्थल की नदियां कौन सी थी? तो आहार स्थल की नदियां कौन सी थी? बनास थी। कायथा स्थल की नदियां कौन सी थी? काली सिंध थी। कायथा की काली सिंध थी। स्वाल्दा की थी ताप्ती, स्वाल्दा की ताप्ती थी। और मालवा की नर्मदा थी, मालवा की नर्मदा थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। देखिए अध्यक्ष से और समिति से, बौद्ध संगीति, जैन संगीति और उसके अध्यक्ष से प्रश्न पूछता है, आप लोग देख के जरूर जाइएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा सी, उदयन ने। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? उदयन ने। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? आंसर होगा डी, लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो लिच्छवियों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन होता है ये। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आंसर होगा विलियम जोन्स। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? इसका कार्तिकेय की। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कार्तिकेय की। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सबको मालूम है इंडिका है। देखिए पुस्तक और उसके रचयिता का नाम भी पूछता है, आप लोग देख के जाइएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें, सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसे पुस्तक पूछा है, लेखक पूछा है, पुस्तक और लेखक पूछा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। वृहत संहिता, वृहत संहिता किसने लिखी है? तो वाराह मिहिर ने लिखी है। वृहत संहिता वाराह मिहिर ने लिखी है। मूषिका किसने की है? मूषिका मसा अतुला ने। मूषिका मसा अतुला ने लिखी है। राज तरंगिणी कलहर ने लिखी है। कई बार क्वेश्चन पूछता है। विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है? विलहड़ ने लिखा है। विक्रमांक देवचरित ने किसने लिखा है? तो विलहड़ ने लिखा है। ये दोनों का बहुत पूछता है, ये दोनों का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, देख लीजिएगा आप लोग आगे। इंडिका का लेखक कौन है? तो इनका मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। सेल्यूकस का दूत था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदत्त थे। ये भी पूछता है, प्रथम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट। तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। नेक्स्ट, अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ में, सबको मालूम है, जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया? इसका आंसर होगा पल्लव वंश ने बनाया, तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश ने बनाया, तमिलनाडु में बनाया है। नेक्स्ट, बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा था ये प्रश्न। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक एवं पुस्तकें बोल रहे हैं, लेखक और
बोले ना कि लेखक और पुस्तकें से बहुत प्रश्न आता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक एवं पुस्तकें, लेखक एवं पुस्तकें, बहुत प्रश्न आता है इससे, आप लोग देखिएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य की कौन सा पुस्तक लिखे हैं? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखे हैं कौटिल्य। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखे हैं। कामंडक नीतिसार, कामंडक लिखे हैं नीतिसार। और कालिदास कुमार संभवम। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, और कामंडक की पुस्तक नीतिसार है, कालिदास की पुस्तक कुमार संभवम है। चारों लोग इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का, खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथिम गुम्फा अभिलेख है। तो ये पूछता है कि खारवेल का हाथिम गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है? खारवेल का। इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सबको मालूम है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था, इसका आंसर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। दोबारा रिपीट कर सकता है प्रश्न। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यू ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोबारा पूछ सकता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा वेनसोंग। ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसोंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने यात्रा की थी भारत की? तो वेनसोंग ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा राजतरंगिणी, कई बार बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर बिहार में उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। वंश एवं संस्थापक जरूर पूछता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा हरि सिंह। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? आंसर होगा डी, धर्मशास्त्र के समय। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। ये दोबारा रिपीट नहीं करेगा, बहुत ओल्ड प्रश्न है ये। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो सी, कश्मीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध सभा जैन सभा से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर महाकश्यप थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो राजगृह यानी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर यानी राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? सबको मालूम है, राजगृह में। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न आए और आप लोग गलत न करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ यानी फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, पहले का तीसरा। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन सारनाथ में दिए थे और निधन हुआ था कुशीनारा में, निधन हो गया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आंसर गौतम बुद्ध को, सबको मालूम है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सबको मालूम है, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी?
तो इसका वैशाली में 16 मानद जनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर अंगुत्तर निकाय में। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट क्वेश्चन कर सकता है। 16 महाजनपद, ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप लोग। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त युग है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? सबको मालूम, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? आंसर होगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। दूसरा कारण क्या है? महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अब इसको बता रहे कथन के अनुसार कारण सही है या नहीं, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर बी होगा, दोनों, यानी दोनों ए और आर सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर बी होगा, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या सही नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर बी हो जाए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर गिरिवृह राजगिरी और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी थी मगध की राजधानी। ये दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प ए और सी दोनों सही है, यानी मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवृह थी, बाद में उदयी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा ई। तो इसमें दिया नहीं, गिरिव्रज राजगृह थी प्रथम राजधानी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसमें कोई भी नहीं होगा, सारा गलत है इसमें। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर होगा मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखा दत्त। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका होगा बी, धनानंद। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, सबको मालूम लकड़ी का बना है। एनसीईआरटी लुसेंट दोनों में दिया है। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका आंसर सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए ये लुसेंट में ब्रैकेट बना के दिया है, उसमें देख सकते हैं, बॉक्स बना के दिया है लुसेंट में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर होगा सी, खरोष्ठी। दाहिने से बाईं लिखी जाती थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर होगा ई। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है।
आंसर डी होगा भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? आंसर होगा बी प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। आंसर होगा जेम्स प्रिंसप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो आंसर होगा राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर होगा ई। कौटिल्य जो चाणक्य जी का नाम था द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत पूछता है कौटिल्य का, जो चाणक्य जी का है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से, तो ये पूछता है। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो आंसर रहेगा डी एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। सबको पता है ये। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? आंसर होगा डी 7। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आंसर होगा डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिया के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया था? इसका आंसर होगा बी महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बेनाम है, इनका कोई नाम नहीं है। इसका आंसर ई हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन है। तो यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? विम कड़फिशेस ने। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली कुषाणों के समय। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो आंसर सी होगा कनिष्क। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की थी। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीति से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रद्योत कहाँ का राजा था? आंसर हुआ अवंती का राजा प्रद्योत था। अवंती का राजा प्रद्योत था। हुर राजा तोरमाड़किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया। हुर राजा तोरमाड़किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया। आंसर बी होगा प्रकाश वर्मन द्वारा पराजित किया गया। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? आंसर होगा राजराज प्रथम द्वारा तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी होगा भानुगुप्त का एरर स्तंभ अभिलेख में।
सती प्रथा का भी उल्लेख है उसमें। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आंसर होगा कण्वा यानी कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा यानी कण्व वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथिम गुम्फा लेक के साथ। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अभिलेख और उसके राजा का नाम और अभिलेख जरूर याद करें। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? सबको मालूम है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर ए होगा गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भड़ौच जिसे कहा था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। यानी इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर होगा गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आंसर होगा बी, उपज का 6वां भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल देख सकते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर होगा डी, नालंदा। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। सबको ये मालूम हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कवि बाढ़ निवासी थे। कवि बाढ़ निवासी थे तो कहाँ के? तो पाटलिपुत्र के। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसको देख लीजिएगा आप लोग डिटेल। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कब? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा शायद नहीं पूछेगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है क्वेश्चन ये। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही विक्रमादित्य था, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सबको मालूम है कि कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश कारण थे मुसलमान, इसमें दिया है, लेकिन ये इसका डिटेल ये होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर होगा बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर होगा बी, धर्मपाल। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र के लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। दोबारा शायद क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में यह बौद्ध विहार की स्थापना की? रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव निर्माण में सहयोगी थे, तो आंसर होगा चंदेल। चंदेल खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो आंसर होगा कदम्ब। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो आंसर बी होगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो विशाखा दत्त था। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई थे। चंद बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद बरदाई। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आंसर कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास का जितना भी रचना जरूर याद कर लीजिएगा। किरातार जूनियर पुस्तक किसने लिखी है? तो भारवी ने लिखी है। भारवी ने लिखी है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ह। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ह। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल के किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध है। विलेज असेंबली के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा बी, चोल। देखिए, चोल वंश से जरूर याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार उसको। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोलवा ही प्रश्न पूछा है, घुमा के पूछ दिया है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो आंसर होगा गोपुरम कहलाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। आंसर होगा बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो आंसर होगा हर्यक वंश अजातशत्रु के वंश का नाम था। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। आंसर होगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर होगा डी, तालीकोटा का युद्ध। युद्ध से प्रश्न जरूर आता है, बैटल से, देख लीजिएगा आप लोग एक बार उसको। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? आंसर हो जाएगा शिवाजी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा पढ़ लीजिए। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के बारे में, अष्टप्रधान के बारे में पूछता है और उनका प्रशासन के बारे में पूछता है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार उसको। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा बृहद्रथ था। बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। आंसर होगा ग्राम, जंबिक ग्राम के पास। जंबिक ग्राम के पास। अंग जनपद की राजधानी थी। आंसर होगा ए, चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर होगा डी, राजतरंगिणी।
अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ ये प्रश्न, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर का बी, कौटिल्य थे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक। उनको चाणक्य जी को ही कौटिल्य कहते थे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा। देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ है आप लोग। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, ये सबको मालूम, सातवाहनों द्वारा गुप्त काल में शीशे के सिक्के जारी किए थे बड़ी संख्या में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर ने विश्वास किया था। ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका आंसर बी, हरिसेठ। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेठ थे। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? आंसर होगा डी, भारत जावा कला। भारत जावा कला। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठे थे? तो आंसर होगा ई, 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित है? तो इसका खारवेल। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? खारवेल के द्वारा। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।